जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, नेताजी सुभाष की गौरव गाथा के भाग 11 में आपने देखा, सिंगापुर में नेताजी ने आजाद हिंद फौज की कमान संभाल ली, आजाद हिंद सरकार का गठन किया और युद्ध की तैयारी में जुट गए। आज बात करेंगे आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद फौज को चलाने के लिए रुपयों का प्रबंध उन्होंने कैसे किया। देखिए, आजाद हिंद फौज के वे सैनिक जो पहले जापान द्वारा युद्धबंदी बनाए गए थे और फिर जापान की सहमति से आजाद हिंद फौज में शामिल हुए, उनके वेतन का दायित्व था जापान का। लेकिन जो हजारों सिविलियन नेताजी के आह्वान पर आजाद हिंद फौज में भर्ती हुए, उनकी जिम्मेदारी नेताजी के कंधों पर थी। नेताजी ने साउथ ईस्ट एशिया में बसे भारतीयों से खुले दिल से आजाद हिंद सरकार के लिए दान देने की अपील की। नेताजी का प्रभाव ऐसा था कि हजारों लोग सामने आए। सुगत बोस अपनी पुस्तक हिज मैजेस्टीज अपोनेंट में लिखते हैं, गरीब लोगों ने नेताजी के आह्वान पर खूब उत्साह दिखाया, लेकिन कुछ धनी भारतीयों की कंजूसी पर वे अपना क्रोध बड़ी मुश्किल से छिपा पा रहे थे। हालांकि ऐसे शानदार उदाहरण भी थे जब लखपतियों ने सब कुछ छोड़कर फकीर बनना चुना था। 25 अक्टूबर 1943 को तमिल साहूकारों को, जिन्हें चेटियार कहते थे, उनसे बात करते हुए नेताजी ने कहा, जब आजाद हिंद फौज भारत को आजाद कराने व इसके लिए लड़ते हुए खून की अंतिम बूंद बहाने की तैयारी कर रही है, तो धनी लोग मुझसे पूछ रहे हैं, टोटल मोबिलाइजेशन का अर्थ क्या है, 10% या 5%? जो लोग परसेंटेज की बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या हम अपने सैनिकों से कह सकते हैं कि लड़ो पर सिर्फ 10% खून ही बहाना, बाकी को बचाकर रखना? सुगत बोस आगे लिखते हैं, आजाद हिंद सरकार ने उनसे 100% लिया जो स्वेच्छा से दे रहे थे, और जो अनिच्छुक थे उनसे 10% ही लिया। नेताजी चंदा इकट्ठा करने में बहुत कामयाब साबित हुए थे। अगस्त 1943 में पैनोंग के कार्यक्रम में एक ही दिन में उन्होंने $20 लाख इकट्ठे कर लिए थे। तमिल चेटियार आजाद हिंद फौज के खजाने में बड़े सहयोगी थे। इसी घटना के बारे में ह्यू टोए अपनी पुस्तक द स्प्रिंगिंग टाइगर में जो लिखते हैं, वो थोड़ा हैरान करता है। पेज 96 पर ह्यू टोए लिखते हैं, प्रारंभ में अमीर और गरीब दोनों से ही चंदा आराम से आता रहा, लेकिन शुरू की दरियादिली ज्यादा देर नहीं टिक सकी और तब उनके समझाने बुझाने ने धमकी का रूप ले लिया। 17 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने कहा, मैं 1 या 2 सप्ताह और इंतजार करूंगा और देखूंगा, भारत के लिए जो भी कदम उठाने आवश्यक होंगे वो उठाऊंगा। 25 अक्टूबर को सिंगापुर में ऑल मलय चेटियार एंड अदर इंडियन मर्चेंट्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नेताजी ने बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग किया था। दोस्तों, नेताजी ने कहा, यदि कानून की बात करें तो जब कोई राष्ट्र युद्ध लड़ रहा होता है तब कोई संपत्ति व्यक्तिगत नहीं होती। यदि आपको लगता है कि आपकी दौलत व संपत्ति आपकी अपनी है, तो आप भ्रम में हैं। आपका जीवन और आपकी संपत्ति आपकी अपनी नहीं है, वे सब भारत की हैं, केवल भारत की। मुझे पक्का विश्वास है, यदि आप इस साधारण सत्य को समझ जाते हैं कि हमें आजादी किसी भी कीमत पर हासिल करनी है और हम आजाद लोग हैं जो युद्ध से ग्रस्त हैं, तो आप समझ जाएंगे कि आपका कुछ भी नहीं है। आपका जीवन, संपत्ति और बाकी सब कुछ अब आपके नहीं है। यदि आप यह साधारण सत्य भी नहीं समझना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए हमने दूसरा रास्ता तय किया है, वो रास्ता जो अंग्रेजों के लिए चुना गया है। वे कभी यहां पर शासक थे, पर अब उनके लिए यहां केवल एक स्थान है और वह है जेल। यदि आप भी चाहें तो आप भी जेल जा सकते हैं और अंग्रेजों के साथ रह सकते हैं। लेकिन याद रखना, जब युद्ध समाप्त होगा और भारत स्वतंत्र होगा, तो आपके लिए आजाद भारत में कोई स्थान नहीं होगा। नेताजी को पता चला था कि मलाया के कुछ धनी भारतीय बड़बड़ा रहे थे कि नेताजी उन्हें हैरेस कर रहे हैं।
नेताजी को यह भी पता चला कि वो भारतीय अपनी राष्ट्रीयता बदलने के बारे में भी विचार कर रहे थे या पेमेंट ना करने के लिए कोई और उपाय तलाश रहे थे। तब नेताजी ने कहा, दोबारा सोच लें, मुझे भारत को स्वतंत्र कराना है और मैं यह किसी भी साधन से और किसी भी कीमत पर करूंगा। यदि आप मुद्दे से भागना चाहते हैं तो साफ साफ कहें कि हमें आजादी नहीं चाहिए। तब जैसा मैंने पहले कहा, आपके लिए दूसरा रास्ता तैयार है। जब तक आप कहते हैं कि आप भारतीय हैं और आप ईस्ट एशिया में भारतीय के रूप में रुपए कमा रहे हैं, तब आप अपने उन कर्तव्यों से नहीं भाग सकते जो भारतीय होने के नाते आपके कर्तव्य हैं। ऐसा मत सोचना कि कर्तव्य पालन करने या न करने का विकल्प आपके पास है। मैं आज यहां प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद के प्रतिनिधि के रूप में खड़ा हूं, जिसका आपके जीवन और संपत्ति पर पूर्ण अधिकार है। मैं कह चुका हूं कि हमें भारत की आजादी किसी भी तरह और किसी भी कीमत पर चाहिए। हमें टोटल मोबिलाइजेशन करना है, यदि संभव हुआ तो स्वेच्छा से और यदि आवश्यक हुआ तो जबरदस्ती। यदि आप स्वेच्छा से आगे नहीं आते हैं तो इसी कारण से तो हम गुलाम रहने वाले नहीं हैं। जो भी हमारे लक्ष्य में हमें मदद देने से इनकार करता है वो हमारा शत्रु है। यू टोए लिखते हैं कि नेताजी ने भारतीयों की संपत्ति पर सिस्टेमैटिक लेवी लगाने के लिए अपने वित्त मंत्री एसी चटर्जी से कहा। तब बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट फॉर रेजिंग फंड्स का गठन हुआ, जिसके सामने जनवरी 1944 के आरंभ से वहां बसे भारतीयों को अपनी एसेट्स का डिक्लेरेशन करना था। 10% से 25% तक लेवी लगाई गई और वसूल की गई। नेताजी के सख्त कदम से शायद आज के भारत में कई लोग सहमत नहीं होंगे। आज तो हम सारा दिन मानवाधिकारों का ही रोना रोते रहते हैं, कर्तव्यों की बात तो होती नहीं है। आज नेताजी की भाषा में यदि बात करें तो गजब हो जाएगा। हां, यह भी महत्वपूर्ण है कि नेताजी का अपना सारा जीवन त्याग और बलिदान की कहानी था, इसलिए उनके पास यह सब कहने का नैतिक बल था। और जब देश की आजादी की बात हो तो शायद ऐसे सख्त कदम की आवश्यकता हो जाती है। और यूं भी हम भारतीय जेब से पैसे निकालने में कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। आज भी देख लीजिए, बाहर की दुनिया में बड़े बड़े धनाढ्य अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा चैरिटी को देते हैं, लेकिन हमारे धनवीरों का क्या हाल है? हम कहानियां सुनाने के लिए तो ऋषि दधीची की बात करते हैं, दानवीर कर्ण की बात करते हैं, राजा हरिश्चंद्र की बात करते हैं, भामाशाह की बात करते हैं, लेकिन जब स्वयं देने की बारी आती है सब भूल जाते हैं। एक बात और, आज भी सरकार इनकम टैक्स, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी और कई तरह के टैक्स लगाती है। देश चलाने के लिए टैक्स लगाना होता है। यदि आज कोई व्यक्ति अपने हिस्से का टैक्स नहीं देता है, टैक्स चोरी करता है, तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होती है, जेल भी जाना पड़ता है। उन दिनों नेताजी के पास भी अपनी सरकार चलाने के लिए आजाद हिंद फौज का खर्च उठाने के लिए हर महीने 20 लाख रुपयों की आवश्यकता होती थी। ह्यू टोए लिखते हैं कि कई डिफॉल्टर्स को अरेस्ट भी करना पड़ा। खैर, 5 अप्रैल 1944 को बर्मा में नेताजी नेशनल बैंक ऑफ आजाद हिंद फौज के गठन की घोषणा करते हैं। जापानी इस घोषणा से बहुत हैरान थे। आजाद हिंद सरकार में प्रोपेगेंडा मिनिस्टर एस.ए. अय्यर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ साउथ एशियन स्टडीज को वर्ष 1972 में दिए एक इंटरव्यू में बताते हैं, Whenever Netaji appeared on the platform and appealed for funds to conduct the war of India's liberation, he was profusely garlanded and the garlands were auctioned to the audience. And it's a fact which I have seen with my own eyes that some garlands that Netaji had got around his neck and removed and offered for auction fetched as much as from 1 lakh of rupees to 5 lakhs of rupees. And the climax was reached when one day Mr. Habib of Rangoon came forward at the meeting and said to Netaji, Netaji,
I offer all I have in this world for India's liberation. And Mr. Habib gave properties, jewelry, cash, and other assets which totaled 1 crore of rupees. And Mrs. Hemraj Betai of Rangoon, she gave all the jewelry and cash that she had at that moment, totaling 50 lakhs of rupees. जब भी नेताजी मंच पर आकर लोगों से भारत की आजादी के संघर्ष के लिए दान करने की अपील करते तो उनको बहुत सारी फूलों की मालाएं पहनाई जाती और फिर वे मालाएं नीलाम की जाती। एक एक माला 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक में नीलाम होती। हद तो उस दिन हुई जब रंगून के रहने वाले मिस्टर हबीब ने अपनी सारी संपत्ति नेताजी के आगे दान कर दी, जिसका मूल्य लगभग 1 करोड़ रुपए था। श्रीमती हेमराज बेताई ने अपनी सारी संपत्ति दान की, जिसका मूल्य लगभग 50 लाख रुपए था। दोस्तों, नेताजी ने इन दोनों को सेवक हिंद का खिताब दिया था। नेताजी के भाषण का ऐसा असर था कि आजाद हिंद बैंक ने मलाया और बर्मा में 20 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए थे। 21 अक्टूबर 1943 को जब आजाद हिंद सरकार का गठन हुआ, तब जनरल AC चटर्जी वित्त मंत्री हुआ करते थे। बाद में उनको कोहिमा और इम्फाल के आजाद इलाकों का चीफ कमिश्नर नियुक्त किया गया था और उनकी जगह N राघवन आजाद हिंद सरकार के वित्त मंत्री बने। दक्षिण भारतीय धनी लोगों से उनका अपेक्षाकृत बेहतर कनेक्ट होने के कारण आजाद हिंद बैंक में निरंतर रुपए आते रहे। आजाद हिंद फौज के अफसर कर्नल शाहनवाज खान, जो सुभाष ब्रिगेड के कमांडर भी रहे थे और जिन पर कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों और कर्नल PK सहगल के साथ अंग्रेजों ने दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया था, वे अपनी किताब माई मेमोरीज ऑफ द INA एंड इट्स नेताजी में लिखते हैं। सिंगापुर की एक सभा में जब नेताजी ने अपना भाषण समाप्त किया और लोगों से दान देने की अपील की, तो हजारों लोग आगे आए। लाइन लगाकर एक एक करके सब आते रहे और नेताजी को दान देते रहे। ज्यादातर लोगों ने बड़ी रकम दान की थी। अचानक एक गरीब मजदूर महिला, जिसके कपड़े तार तार थे और सिर ढकने के लिए भी कपड़ा नहीं था, वो आगे आई। उसने 3 रुपए निकाले और नेताजी को देने लगी। नेताजी झिझके। उस महिला ने कहा, आप यह ले लीजिए, मेरे पास इतना ही है। तब नेताजी की आंखों से मोटे मोटे आंसू बरसने लगे और उन्होंने वे 3 रुपए ले लिए। मैंने बाद में नेताजी से पूछा, आप रुपए लेते हुए क्यों झिझके? नेताजी ने कहा, यह बहुत मुश्किल फैसला था। मैंने उस गरीब महिला को देखा। मैं जानता था कि वे 3 रुपए ही उसकी कुल संपत्ति थे और यदि यह भी मैंने ले ली तो उसे बहुत परेशानियां होंगी। लेकिन दूसरी ओर जब मैंने उसकी भावना के बारे में सोचा, वो अपना सर्वस्व भारत की स्वतंत्रता के लिए देना चाहती थी। मुझे लगा यदि मैंने मना किया तो उसकी भावना आहत होगी और वह शायद सोचे कि मैं केवल अमीरों की बड़ी रकम ही लेता हूं। अंत में उसकी भावना को आहत ना करते हुए मैंने वे रुपए ले लिए। उन 3 रुपयों का महत्व उन लाखों रुपयों से अधिक था जो करोड़पतियों ने दिए थे। दोस्तों, ऐसे ही एक उदाहरण का जिक्र करते हुए जनरल AC चटर्जी अपनी पुस्तक इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में लिखते हैं, एक सभा में एक ग्वाला नेताजी को दान देने वालों की पंक्ति में खड़ा था। उसके पास कुल $200 थे, जिनमें से $100 वह पिछली सभा में नेताजी को दे चुका था। बाकी $100 भी अब देना चाहता था। मैंने उसे समझाया कि $80 दे दे और $20 अपनी जरूरतों के लिए रख ले। वो मान गया और $80 नेताजी को दे दिए। कुछ देर बाद मैंने देखा वो ग्वाला फिर से पंक्ति में पीछे खड़ा था। मैंने उससे पूछा, तुम फिर से यहां क्यों खड़े हो? उसने उत्तर दिया, मैंने अपना सब कुछ नेताजी को देने का निश्चय किया है। जब तक ये $20 मेरे पास रहेंगे मुझे चैन नहीं मिलेगा, इसलिए इन्हें नेताजी को देकर मैं अपने लिए खुशी प्राप्त करना चाहता हूं। दोस्तों, नेताजी ने कहा था, करो सब न्यौछावर, बनो सब फकीर।
नेताजी की इस बात पर अनेक लोगों ने न केवल रुपए, सोना, चांदी, घर आदि दान कर दिए थे, बल्कि जीवन भी दांव पर लगाए। पर आज कहानी को यहीं विराम देते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जल्दी ही फिर भेंट होगी। जय हिंद, जय भारत।